इतने वायरल हो गए, अब लोगों से फ्रॉड करना शुरू कर दी है आपने। ये गाड़ी खरीदी है मैंने, बैरियटॉन में घर खरीदा है, जान से मारने की धमकियां तक दे रहे थे। मुझे इंग्लैंड से ऑफर आई तो इन लोगों ने मेरी वो ऑफर भी खराब कर दी। वाह हयात हरकतें करते थे कि जो समझ से बाहर थी। मैं ऑन द कैमरा बैठ के उनसे बात करता हूँ कि वो करें जो करते हैं। अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं ना आ रहे तो फिर जो मैंने करना है या शायद इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये लोग चाहते हैं मैं इनका गुलाम होके रहूं, इनका पाबंद होके रहूं। ये बोलें तो मैं हंसूं, ये बोलें तो मैं रोऊं, जहां ये भेजें वहां मैं जाऊं। एक याद के सहारे जिंदगी गुजार देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ वायरल शख्स मौजूद है, पाकिस्तानी कुमार सानू। अपने गाने गाने की वजह से एक मज़दूर सोशल मीडिया पर शोहरत की बुलंदियों को छू लेता है और भारत से इन्हें कॉलें आती हैं, पूरी दुनिया में इनके चाहने वाले बन जाते हैं। इवन इन्हें इंग्लैंड से भी ऑफ़र आते कि आप हमारे पास आएँ, कॉन्सर्ट करें, हम आपके शोज़ रखवाते हैं, आप भारी रकम में पैसे कमाएंगे। लेकिन रिसेंटली हम देखते हैं कि कुछ लोग इन पे फ्रॉड का इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई ये लाखों रुपए का फ्रॉड करके फ़रार हो गए हैं और भाग गए हैं। एक्चुअल में होता ये, जिस जगह पर ये पहले मजदूरी करते थे वहाँ इनके कुछ दोस्त अहबाब थे, लेकिन हम एकदम से देखते वही दोस्त अहबाब जो इनके साथ वीडियोज़ में नज़र आते थे वही इनके ऊपर चोरी चकारी के इल्ज़ामात लगाते हैं, फ्रॉड के इल्ज़ामात लगाते हैं। हमने इन्हें ढूंढ लिया, पूछते हैं कि आखिर इन्होंने कौन सा फ्रॉड किया है और कहाँ छुपे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? जी मैं ठीक हूँ। बताइएगा, इतने वायरल हो गए, अब लोगों से फ्रॉड करना शुरू कर दिया आपने। हाँ इसीलिए तो मैंने ये 12 भी गाड़ी देखी है ना आपने खड़ी, ये गाड़ी खरीदी है मैंने, बैरियटॉन में घर खरीदा है। अब एक घर में यानी कि अब मैंने सोचा है कि कराची की बैरियटॉन में भी एक घर खरीद लूँ जो मैं वहाँ से फ्रॉड करके लाया। मतलब किस चीज़ का फ्रॉड किया? हमारे सामने वीडियो आती है, आपके दोस्त हैं वो शाह नामी और एक और ठेकेदार थे शायद, वो रो रहे हैं, बिलक रहे हैं कि हमें छोड़ के चला गया, फ्रॉड करके चला गया। क्या माजरा क्या हुआ? असल में बात ये है कि जैसे आपने पहले भी इंटरव्यू किया, मैंने आपको बताया था कि मेरे ये दोस्त हैं जो कि मुझे यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा ही था। लेकिन असल में वो सपोर्ट क्यों कर रहे थे ये बात मुझे अभी कुछ दिनों पहले पता चली, जब ये मुझ पे फ्रॉड का इल्ज़ाम लगा है ना। तो ये मुझे कुछ दिनों पहले पता चली कि जब मैं उनकी गैर मौजूदगी में पहली बार अपने घर गया, अपने गांव गया, क्योंकि घर में सबसे बड़ा मैं हूँ, अबू मेरे फौत हो गए हैं, तो मेरे भाई के ससुराल वालों के साथ कुछ इश्यूज़ थे, कुछ झगड़ा वगैरह हो गया था, तो उन्होंने कहा था कि किसी बड़े को भेजें। मुझे अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, अम्मी ने मुझे कहा कि तुम जाके पता करके आओ, चलो अपने गांव नहीं आते हो, उधर जाके पता करके आओ। मैं उधर चला गया, मैं जाते हुए इनको बता के भी गया हूँ कि मैं बावल नगर जा रहा हूँ, मैं कल तक आ जाऊँगा। उस वक़्त तो इन्होंने बोल दिया ठीक है, लेकिन इन्होंने तसल्ली करने के लिए मेरा ऐसा कौन सा रिश्तेदार है जिसको इन्होंने फ़ोन नहीं किया पता करने के लिए कि मैं वाकई उधर गया हूँ या किस मामले में गया हूँ। जब वहाँ से हम गाड़ी में बैठे, गाड़ी में भी उनकी एक दो दफ़ा कॉल आई, तकरीबन मेरे ख्याल में वो कॉल 1 घंटे से ज़्यादा चली होगी गाड़ी में, कि हमने कहा भी कि वापस आते हैं, आके बैठ के बात करते हैं, ये आप किस तरह की बातें आज कर रहे हो। मैं अपने घर जा रहा हूँ, कोई मैं बॉर्डर क्रॉस करके नहीं जा रहा। यानी कि रोक रहे थे आपको? रोक क्या रहे थे, जान से मारने की धमकियां तक दे रहे थे। वो की रिकॉर्डिंग हमारे पास अभी भी मौजूद पड़ी है। लेकिन मैं चुपचाप चला गया। मैं जब वहाँ से वापस आया हूँ तो आते ही इन लोगों ने मेरे साथ यानी कि झगड़ा शुरू कर दिया। हाँ भी बिना बताए तुम क्यों? यार मैंने कहा मैं अपने घर गया हूँ, बिना बताए जाने वाली कौन सी बात है? मैं को तुम लोगों का गुलाम हूँ? हाँ तुम गुलाम हो, तुम्हारी एक एक सांस पर हमारा हक है। मैंने कहा वो कैसे? वो जो तुमने साइन अंगूठा किया है उधर फलां जगह पे। मैं कहा वो तो आप लोगों ने एक स्टूडियो लॉन्च किया था कि ताकि हम अपनी कंपनी के नाम पर बाहर किसी भी कंट्री में जा सकें। तो अच्छा, यानी कि आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करवाया उन्होंने? मुझे उन्होंने बोला था कि एक तुम्हें स्टूडियो बना के देते। मुझे इंग्लैंड से ऑफ़र आई तो इन लोगों ने मेरी वो ऑफ़र भी ख़राब कर दी। उन लोगों को कहते हैं कि हमारे इसके साथ और कितने लोग जाएंगे बाहर, और
पैसे आप कितने दोगे। अभी एक बंदे को मेरी ज़रूरत है तो उसने मुझे ही बुलाना है, या मेरे साथ मेरे जितने भी ताल्लुक वाले होंगे सबको वो बुलाएंगे। इंग्लैंड जाना इन लोगों ने यूँ समझ लिया जैसे लाहौर से पतोकी जाना या भाई फेरू जाना है, ये समझ लिया। वो खैर मेरी ऑफ़र इन लोगों ने ठुकरा दी। तो कहते हैं कि हम ना एक काम करते हैं, हम अपना स्टूडियो बनाते हैं, कंपनी का नाम एक लॉन्च करवाते हैं, रजिस्टर्ड करवाते हैं, ताकि हम किसी भी मुल्क में आसानी से जा सकें और हमारे पैसे भी कम लगेंगे। मैंने कहा चले ठीक है, अब आप लोग आगे लगे हो तो फिर ठीक है, करो जो भी करना है, मैं आपके साथ हूँ। इन लोगों यानी कि मुझे बोला यहाँ साइन कर दो, मैंने साइन कर दिए। तो कहते वो जो साइन किए थे ना, वो तुम्हारी ज़िंदगी पर हमने दस्तखत करवाए थे कि आज से तुमने जो भी करना है वो हमारे लिए करना है। हम उसमें 25% के पार्टनर हैं, तो ये आपने करना। मैंने कहा चले ठीक है, मुझे आप स्टाम्प की एक एग्रीमेंट की एक कापी दें। और जो हमारे अकाउंट बने हुए हैं यूट्यूब का, मेरा यूट्यूब का चैनल मोनेटाइज हो गया है, लेकिन वो उनका जीमेल का पासवर्ड भी उनके पास था, मुझे नहीं वो देते। तो मैंने कहा एक जीमेल का पासवर्ड मुझे भी फिर एक दो, और स्टाम्प की एक कापी मुझे दो। नहीं, वो नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? बस नहीं मिलेगी। तुमने आज के बाद मीडिया वालों को इंटरव्यू नहीं देना। अब आ गए हो तो आगे से ये ज़हन में रखना है, मीडिया वालों को कोई इंटरव्यू नहीं देना। अगर कोई मीडिया वाला कॉल करता है तो उनको बोलो कि हमसे, मेरे साथ पहली बात तो ये है कि मेरे साथ बात करवाया करो। अच्छा, यानी कि जो भी इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा पहले उनसे बात करवाओ, या तो आपके प्रमोटर बन गए और आप उनके बाउंड हो गए। हाँ, तो उनसे हमारी बात करवाओ ताकि हम उनसे खुद बात करें। आप उनसे क्या बात करोगे? बिना पैसे लिए किसी को इंटरव्यू नहीं देना। आज के बाद सिर्फ यूट्यूब पर एक गाना अपलोड करके हमारा हफ्ते अपलोड किया करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, जो कि मोनेटाइज हो गया है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना, ना कोई शादी का फंक्शन करना है, ना कोई सालगिरह का फंक्शन करना है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर अपने सॉन्ग करने। अगर बाहर हमने जाना भी है किसी मुल्क में तो वो हम अपनी कंपनी के नाम से जाएंगे, वरना कहीं भी नहीं जाएंगे। ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन एक्चुअल में फ्रॉड क्या किया आपने, मुझे ये नहीं समझ आ रही। बस यही फ्रॉड किया कि जब मुझे उनकी बात नहीं समझ में आई, उन लोगों ने 4-5 दिन मुझे उधर इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर कि यकीन माने कि मेरे सर का दर्द ही नहीं जाता था। हर वक्त मेरा बीपी हाई रहता था कि यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मैंने कितना इन लोगों पे यकीन किया, मैंने आंखें बंद करके जहाँ बोला वहाँ साइन कर दिए, लेकिन ये लोग किस तरह के लोग हैं ये? अच्छा बताइएगा, आप उन्हें तो छोड़ा है और आप बता रहे थे कि आप काफ़ी अरसा से उन्हीं के साथ रह रहे थे। सिर्फ 4 महीने से मैं उनके पास था, जिनमें से 3 महीने मैं अपनी जॉब करता रहा हूँ उधर सिक्योरिटी गार्ड की। 3 दिन मैंने मजदूरी की है मुझे, पर उन्होंने आसान किया था कि मुझे एक मोबाइल लेके दिया था, एक डीजे लेके दिया था जो कि उनके पास है। डीजे उनके पास है, कपड़े उनके पास हैं। मैं अपने घर उनको बता के आया। जब मेरी उधर दाल नहीं ना गली, मेरी उन लोगों ने ज़बरदस्ती मुझे स्टूडियो ले गए सॉन्ग करके, और मैंने कहा यार मेरा गला ठीक नहीं है, मैंने पैसे लगाने, तुम गाओ। स्टूडियो में गए, गाना किया, वापस आए, गाना जब तैयार हो गया है तो कहते यार मुझे पसंद नहीं आया। तो मैंने कहा जब गाने वाला ही ठीक नहीं तो गाना कहाँ से पसंद आएगा। यानी कि इस तरह की वो वाहियात हरकतें करते थे कि जो समझ से बाहर थी। मैं चुपचाप उधर उनको ये बोल के आया कि मैं कपड़े धुलवा के घर से लाता हूँ। पहले भी मैं अपने सिस्टर के घर से कपड़े धुलवा के लाता। वो अब बोलते तो है ना कि अब उसकी फैमिली कहाँ से आ गई, उन्हें नहीं पता। मैं वही सवाल करने लगा था, आप तो कह रहे थे कि मैं 10 साल से अपनी फैमिली से दूर हूँ। वो तो मैं अपने गांव से दूर हूँ, अपने तमाम रिश्तेदारों से दूर हूँ। इधर शेरशाह में मेरी सिस्टर रहती, उसे 18 साल हो गए हैं, मैंने उसका घर एक दिन भी नहीं छोड़ा। इसके साथ यानी कि इसके घर में मेरा आना जाना और बातचीत इनके साथ होती भी है। यानी कि 1 साल 1.5 साल पहले मैं यहाँ रह के भी गया हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से चिन्योट गया था, फिर मुझे कोई जॉब नहीं मिली। फिर मैंने सैयद फ़ारूक को फ़ोन किया कि मुझे कोई काम ढूंढ के दो, तो उसने कहा चलो आ जाओ। उसने मुझे इधर एज ए चौकीदार रखवा दिया। तो मैंने कहा चलो साथ में मजदूरी भी, सारा दिन वेले बैठने का फ़ायदा नहीं है, मजदूरी भी साथ में करूँगा, चलो कोई सहारा और मिल जाया करेगा। अब अगर वो आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करते, क्योंकि आपने एग्रीमेंट तो किया है, तो फिर कानूनी कार्रवाई ये भी करके देख लें। अच्छा जी, अगर दिलेर हुए हैं, अगर वो इंटरव्यू मेरे खिलाफ इतने कर रहे हैं तो ये भी मैं ऑन द कैमरा बैठ के उनसे बात करता हूँ कि वो करें जो करते हैं। क्योंकि जो अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं ना आ रहे तो फिर जो मैंने करना है, या शायद इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इनके साथ मैं सिर्फ अपने एक फैमिली
घरेलू मामलात की वजह से आज तक चुप हूँ, क्योंकि सैयद फ़रूक अली ज़ैदी मेरी सिस्टर का जेठ है, तो इस वजह से ये आज तक बचे हुए हैं। वरना जो मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है ना, जिसमें सैयद फ़रूक अली ज़ैदी ने मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी हैं, वो सारी मेरे पास पड़ी हुई। फिर मेरी इन्होंने व्हाट्सअप स्कैन की, ये पर्सनल डेटा होता है ना, आपसे बेहतर इस बात को कोई भी नहीं समझता, किसी का पर्सनल डेटा स्कैन करना, तो मेरे पास उसका प्रूफ भी पड़ा है जो इन्होंने मेरे साथ। अगर ये कानूनी कार्रवाई करेंगे, या ये कानूनी कार्रवाई तो दूर की बात है, ये जो घटिया चालें चल रहे हैं, अगर इनसे बाज ये नहीं आए, मैं 1 से 2 दिन इनका वेट करूंगा बस। फिर आप अपना काम दिखाएंगे? फिर मैं इन्हें बताऊंगा कि कानूनी कार्रवाई किसको कहते हैं और कानूनी कार्रवाई किस तरह की जाती है। अच्छा बताइएगा, वायरल होने के बाद क्या आपका मशहूर होना या इस तरह से सोशल मीडिया पर छा जाना ही आपके गले पड़ गया है? ये गले नहीं पड़ गया, मैं उस वक्त को रो रहा हूँ जिस वक्त मैंने इनको फ़ोन करके बोला था कि मुझे नौकरी, यार कोई बंदा बोल ही देता है किसी को। अब मैं आपको बोल दूं कि यार एक बंदा है, उसको किसी मीडिया वाले के साथ एंकर ही रखवा दो, तो उसको मैं रखवा देता हूँ, तो क्या मैंने उसे ख़रीद लिया? क्या अब उसकी सांस पर मेरा हक है? वो मुझे बताए बिना कहीं जा नहीं सकता? ये बात तो गलत है। ये लोग चाहते हैं मैं इनका गुलाम होके रहूं, इनका पाबंद होके रहूं, ये बोलें तो मैं हंसूं, ये बोलें तो मैं रोऊं, जहां ये भेजें वहां मैं जाऊं। आपकी कमाई खाना चाहते हैं, ये कहना चाह रहे हैं? मेरी कमाई पे ऐश करना चाहते हैं, और ऑडियंस को इस बात की समझ आ जानी चाहिए कि अब तो ये यानी कि कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, कि कल तक जो मुझे कहते थे कि इसकी फैमिली इसको मिल जाए, तो हम दिल से दुआ करते हैं कि इसकी फैमिली इसको मिल जाए। आज मेरी फैमिली मिलने पर इनको तकलीफ़ हो रही। असल में मेरी फैमिली के साथ मेरा एक छोटा सा मामला था कि मैंने एक पसंद की शादी की थी, वो पैचअप हो गया? वो हो गया है, क्योंकि वो भी अब यानी कि हम अलहदा हो गए हैं। जब अलहदा हुए हैं तो ज़ाहिर सी बात है मेरी फैमिली ने भी मुझे माफ़ कर दिया कि जिस वजह से ये झगड़ा था, जब वो वजह ही नहीं रही तो फिर झगड़ा किस बात का। तो उन लोगों ने मुझे यानी कि घर इनवाइट कर लिया, मुझे बुला लिया, लेकिन फिर भी मैं घर नहीं गया, मैं इन लोगों के पास ही रह रहा था। चले लास्ट पे इनको कोई गाना डेडिकेट करना चाहे, आपकी आवाज़ भी सुनना चाहते हैं नाजरीन सुनना चाहती है, तो मैं नाजरीन को बस यही कहना चाहूँगा कि अब मैं इन लोगों के लिए एक गाना आप लोगों को सुनाता हूँ, जो जी प्लीज। मैंने पिछली बार भी एक इंटरव्यू में मैंने ये गाया है। एक याद के सहारे जिंदगी गुजार देंगे, एक याद के सहारे जिंदगी गुजार देंगे, जा ज़ैदी शाह तुझे हम दिल से उतार देंगे, जा ज़ैदी शाह तुझे हम दिल से उतार देंगे। ले जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी और जो गाना डेडिकेट किया इन्होंने वो भी आपने सुना। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा, आपको ये तमाम स्टोरी से क्या नज़र आ रहा है, या आपने क्या समझा। गुफ्तगू जानी, उनके भी इंटरव्यूज़ आपने यकीनन देख रखे होंगे, हम कोशिश करेंगे उनका मौक़िफ़ भी लें। हमें दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।